माइनर सी अमाउंट होगी पेप्सिन की, जो कि बेटा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी लेकर आएगा ताकि जो फूड है वो आगे की तरफ प्रोसीड कर सके। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड्स रिड्यूसेस स्टमक चर्निंग, जैसे बेटा फूड जो होती है वो मूव करती है फ्रॉम स्टमक टू ड्यूडेनम की तरफ। यहाँ पे एक हार्मोन है जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। ये जो पेप्टाइड्स के हार्मोन होते हैं ये स्टमक चर्निंग को ब्लॉक करते हैं। मतलब ये नहीं है कि हमने एक दफा खाना खाया और स्टमक ने चर्निंग स्टार्ट कर दी तो वो चर्निंग होती जाएगी, सारा दिन होती जाएगी, नहीं। जैसे फूड फर्स्ट मूव फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन, फौरन से ये हार्मोन प्रोड्यूस होगा और जो अपना स्टमक होता है वो चर्निंग को ब्लॉक कर देगा। अच्छा, फिर है कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन। ये एक हार्मोन ये भी है जो क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम फ्रॉम पैंक्रियाज एंड बाइल। ये स्टिमुलेट करता है बाइल और लिवर की प्रोडक्शन को ताकि वो फूड को मेनली डाइजेशन की तरफ लेके जा सके। तो ये 4 हार्मोन होते हैं जो कि हमारी इंटेस्टाइन स्पेशल ड्यूडेनम जो इसकी म्यूकोसा लाइनिंग होती है वो इसको सेक्रीट करती है। और ये अपना जिसे हम कहते हैं ना कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन जो रोल होता है वो प्ले करती है। ये देखिए मैंने फिर वही वर्ड आ गया कि ड्यूडेनम हैज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड कैरेक्टरिस्टिक्स। एक्सोक्राइन कौन से होंगे, सेक्रीशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। और एंडोक्राइन कौन से होंगे, जैसे मैंने आपको बता दिया, सेक्रीशन ऑफ सेक्रेटिन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिन। अच्छा, प्रोडक्शन ऑफ सेक्रेटिन इज कंट्रोल्ड बाय टचिंग एसिडिक फूड विद इंटेस्टाइनल वॉल्स म्यूकोसा लेयर। मैं बार बार बेटा ये कह रहा हूँ कि जो कीवर्ड है यहाँ पे वो मेनली म्यूकोसा लेयर ऑफ ड्यूडेनम जो सेक्रीट करती है सेक्रेटिन को, जो मेन हमारी बुक में जिसका जिक्र है। अच्छा, जब हम कहते हैं कि सेक्रेटिन हार्मोन प्रोड्यूस होगा, और वो जो सेक्रेटिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है वो कैसे होगा, कितना होगा, तो बेटा इसकी जो अमाउंट होती है दैट इज कंट्रोल्ड बाय द एसिडिक नेचर ऑफ द फूड। जैसे ही फूड ये जो एसिडिक जैसे ही फूड स्टमक से हमारे इंटेस्टाइन में आएगी तो आपको पता है कि उसकी जो पीएच होती है दैट इज एसिडिक इन नेचर। जो उसकी पीएच होती है वो एसिडिक इन नेचर होती है। अच्छा, जैसे ही वो एसिडिक इन नेचर फूड इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में आएगी, जितनी वो प्रॉपर्टीज एसिडिक होती है उतनी ज्यादा वो सेक्रेटिन प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, फिर जितना ज्यादा सेक्रेटिन प्रोड्यूस होगा उतना ज्यादा फिर वो क्या करेगा, बाइल को प्रोड्यूस करेगा, पैंक्रियाटिक जूस को प्रोड्यूस करेगा। तो मतलब जो एसिडिक नेचर ऑफ द फूड दैट इज प्रेजेंट इन द duodenum part of the small intestine, it stimulates to produce bile and pancreatic juice. अच्छा, फिर जैसे हमने कहा था कि जब जो स्टमक होता है उसके अंदर चीजें जितनी भी होती हैं जब वो डाइजेशन कर लेगा सारी चीजें हो जाएंगी तो वो जो सेमी फ्लूइड फूड होती है इट इज कॉल्ड एज काइम, हम उसको काइम कहते हैं। लेकिन जब स्मॉलर इंटेस्टाइन एंजाइम्स को हार्मोन्स को मिक्स करके ड्यूडेनम पार्ट के अंदर जब वो इसको कर लेगा देन इट इज कॉल्ड एज काइल, हम इसको काइल कहते हैं। ये भी आपने मेजर कीवर्ड है जो आपकी बुक के लिटरेचर में नहीं दिया हुआ, लेकिन जब हम ग्लॉसरी ऑफ द बुक चेक करते हैं तो ये उसमें ये वर्ड दिया हुआ है। तो आपने इसको भी याद रखना है कि अगर स्टमक सारा प्रोसेस कंप्लीट करके द एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस स्टमक प्रोसेस हम उसको काइम कहते हैं, लेकिन द एंड प्रोडक्ट ऑफ द ड्यूडेनम पार्ट हम उसको काइल कहते हैं जब सारी चीजें उसके साथ मिक्स हो जाती हैं। ये आगे एक थिंकिंग पॉइंट है आपके लिए, और वो थिंकिंग पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन काइम एंड काइल। बेटा वही डिफरेंस जो मैंने आपको बताया कि जब एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्टमक प्रोसेस दैट इज काइम एंड द एंड प्रोडक्ट ऑफ जब सारी चीजें मिक्स हो जाती हैं ड्यूडेनम पार्ट के अंदर फूड के साथ हम उसको काइल कहते हैं। मैंने आपको बताया कि जो ड्यूडेनम होता है इट रिसीव सेक्रेशन फ्रॉम टू मेजर ऑर्गन। बार बार मैं नाम ले रहा हूँ। जी जी बेटा बोलिए। सर ऐसे समझ नहीं आती, व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा दिया करें। ये आज ना थोड़ा सा उसका स्टैंड का मसला है, इंशाल्लाह ये कल से आपको व्हाइट बोर्ड पे जरूर होगा। आज इसको कर लें, कल से व्हाइट बोर्ड पे जरूर आपको होगा लेक्चर। जो लिवर है द फर्स्ट ऑर्गन
लीवर जिसको हम कहते हैं, इट इज हाईली मेटाबॉलिक एंड लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, सबसे बड़ा एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। जब हम बेटा बात करते हैं, इट प्रोड्यूसेस बाइल दैट स्टोर इन गल ब्लैडर एंड देन पोर्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय द बाइल डक्ट। यानी ये एक ऐसा एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी होती है दैट प्रोड्यूस its bile product that stored in gallbladder and then it's poured into its smaller intestine. Bile is green watery। अगर हम बाइल की केमिस्ट्री को देखें तो ये ग्रीन वाटरी मटेरियल होता है। इसके अंदर साल्ट मौजूद होते हैं लेकिन एंजाइम मौजूद नहीं होते। जो एक्चुअली जो चीज है वो है कि इट डज नॉट कंटेन एनी टाइप ऑफ एंजाइम दैट। इसका मतलब है अगर एंजाइम उसके पास नहीं है तो दे डू नॉट प्ले एनी रोल इन डाइजेशन। तो डाइजेशन के अंदर कोई रोल नहीं होगा इसका। ठीक हो गया। लेकिन एक चीज आपने ध्यान में रखनी है, लिवर is a graveyard of red blood cells. So it breaks hemoglobin protein to give a green color to the bile. जो बाइल का ग्रीन कलर होता है, ऊपर मैंने लिखा ना, ये ग्रीन वाटरी मटेरियल होता है। तो जो ग्रीन बाइल का जो ग्रीन कलर होता है, that is due to the breakdown of hemoglobin protein present in the red blood cells. लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, इसके अंदर जो बाइल के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम या केमिस्ट्री आप ये समझ लें कि कुछ ऐसी चीज होती है that emulsifies the fat into small globules digested by water soluble lipase। हम कहते हैं कि जो लिपिड होता है, जो लिपिड्स होते हैं वो मतलब वाटर सॉल्युबल मटेरियल होते हैं, लेकिन जो फैट होती है वो तो वाटर सॉल्युबल नहीं होते। अब एक चीज जो इनसॉल्युबल इन वाटर है वो डाइजेस्ट कैसे होगी? बाय सॉल्युबल लाइपेज। तो बेटा उसमें एक प्रोसेस होता है जो हमने सेकंड ईयर 15 चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है, रोल ऑफ द लीवर के अंदर। वो जो रोल ऑफ द लीवर है वो यही होता है कि वो इमल्सिफाई करता है फैट्स को, जो कि वाटर सॉल्युबल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट ग्लोब्यूल्स होते हैं, देन इट इज दिस आंसर जिस मैं सब लिखा
जब हम बेटा बात करते हैं कि ये इमल्सिफाई करता है फैट को इन वाटर सॉल्युबल ग्लोब्यूल्स, जो कि वाटर सॉल्युबल लाइपेज से डाइजेस्ट हो जाएंगे। अच्छा, फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी हैं जो हमने चैप्टर नंबर 12 में भी पढ़ी हुई है कि देयर आर सम प्रॉब्लम्स दैट आर रिलेटेड टू दी लीवर। जैसे पहली प्रॉब्लम है जॉन्डिस, जिसको हम पीला यरकान भी कहते हैं। ये होता क्यों है कि जब कभी भी जो बाइल प्रोड्यूस होती है उसको कभी ब्लॉक हो जाए और वो लिवर अपने ब्लड के अंदर शामिल हो जाए, तो जो उसका जो ग्रीनिश कलर होता है बाइल का, वो सारे का सारा ब्लड के अंदर आता है और जो येलोइश कलर प्रोड्यूस करता है, जिसको हम जॉन्डिस कहते हैं। समटाइम्स जो एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन द बाइल डक्ट, या उसके बाइल डक्ट के अंदर उसकी जो स्टोन है वो प्रोड्यूस हो जाएंगी, या गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन प्रोड्यूस हो सकते हैं। किसी भी वो फैट भी जमा हो सकती है, वो किसी चीज की क्रिस्टल्स भी बन सकते हैं। जब वो क्रिस्टल्स बन जाए या फैट बन जाए तो हम कहते हैं कि वो गॉल स्टोन जो वो उसको हम गॉल स्टोन्स कहते हैं। लेकिन आपको ये पता है कि लीवर हमारा बड़ा फ्रेजाइल होता है, इट कैन रप्चर इजीली बाय बाय एनी पार्ट ऑफ द जो हमारे रिब केज है। अगर वो किसी ना किसी तरीके से ब्रोकन हो जाए तो ये जो लीवर होता है ये बड़े आराम से उसको इजीली लेसिरेट कर देता है। और जब ये लेसिरेट होता है तो इतनी ज्यादा ब्लीडिंग होती है, जिसको हम इंटरनल ब्लीडिंग का नाम भी देते हैं, और इसका जिक्र भी हमारी बुक में है, तो आप इसको भी एज अ कीवर्ड लीजिएगा, क्योंकि ये भी एक से दो दफा एमसीक्यूज में आ चुका है। फिर ये एक आप लोगों के लिए थिंकिंग पॉइंट है कि इज देयर एनी इफेक्ट ऑन डाइजेशन प्रोसेस बाय रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर? क्या कोई इफेक्ट पड़ता है जब हम गॉल ब्लैडर को रिमूव करते हैं? तो बेटा मैं आपको बताता चलूं, ये आपने नोट कर लेना है, देयर इज नो इफेक्ट ओवर द डाइजेशन एट ऑल। किसी भी आदमी के अंदर डाइजेशन प्रोसेस को इफेक्ट नहीं देखा गया, क्योंकि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि इट प्रोड्यूसेस नो एंजाइम, सो दे हैव नो रोल इन डाइजेशन। लीवर के अंदर जो बाइल प्रोड्यूस होता है उसका कोई रोल नहीं होता डाइजेशन के अंदर। तो ये डाइजेस्टिव प्रोसेस सिंपल डज नॉट इफेक्टिव। लेकिन एक चीज आप नोट कर लेते हैं, वो इसलिए कि जब मेनली जो गॉल ब्लैडर का रोल होता है वो बाइल को स्टोर करना होता है। जब वो उसको स्टोर नहीं कर पाएगा, जब वो बाइल को स्टोर नहीं कर पाएगा, इट डायरेक्टली पोर्स इनटू द ड्यूडेनम। अच्छा, जब वो डायरेक्टली पोर होगा तो सम टाइम जब उसकी एक्स्ट्रा अमाउंट हो जाएगी तो फिर क्या होता है कि वो डायरिया की कंडीशन हो सकती है। लेकिन ये भी रेयर केस है, मैं आपको बताता चलूं, देयर इज नो इफेक्ट ओवर द रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर इन द डाइजेशन प्रोसेस। कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि इसका कोई रोल ही नहीं होता डाइजेशन के अंदर। सर जी जी, सर अगर डायरेक्टली पोर हो जाएगा ड्यूडेनियम में बाइल तो फिर उसका क्या इफेक्ट होगा? मैंने आपको बताया कि जब आप ये डायरेक्टली पोर होगा तो सिंपल ये होता है ना, ये देखिए, आप अब यहाँ से आपने इस गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दिया ना, अब इसका काम है कि इसने बाइल को स्टोर करना है। अच्छा, फिर सेक्रेटिन क्या करेगा? बाइल की सेक्रेशन को कंट्रोल करेगा। लेकिन अगर आप बाइल को रिमूव कर देंगे तो लीवर क्या करेगा? हर टाइम बाइल को प्रोड्यूस करता रहेगा। अब सम टाइम क्या होगा कि जो बाइल होता है उसकी जो स्पीड होगी या उसकी जो अमाउंट होगी वो ड्यूडेनम के अंदर ज्यादा आ जाएगी। इससे डायरिया हो सकता है। लेकिन ये मैंने आपको बताया, इट इज वेरी रेयर केस। यानी मैं लिटरेचर के अंदर ये एक जगह पे पढ़ा था और अपने दोस्तों से ये पूछा भी था, तो वो कह रहे, लेकिन इससे और कुछ नहीं हो सकता। परसेंट के अंदर होता है, 99% के अंदर ये इफेक्ट भी नजर नहीं आता। तो वो
बाई जब हम लीवर को देखते हैं तो लीवर हमें बाय लोब नजर आता है। एक उसका स्मॉल लोब होता है और ये उसका बड़ा लोब होता है। लेकिन इसमें ना जो 3 से 4 जो डक्ट होती हैं, स्पेशली जो लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है, एक राइट हेपेटिक डक्ट होती है और एक सिस्टिक डक्ट होती है। अच्छा, ये तीनों डक्ट इकट्ठी हो गए, बल्कि इवन जो गॉल ब्लैडर है उसकी भी जो गॉल डक्ट है, ये सारी इकट्ठी हो गई। जरा देखिएगा, ये कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाती है। अच्छा, जब ये 4 इकट्ठी हो गई कॉमन बाइल डक्ट बनाती है, ये वाली, इसको हम कॉमन बाइल डक्ट कह रहे हैं। तो ये जो कॉमन बाइल डक्ट है, देन इट गोज इनटू द ड्यूडेनम पार्ट। अच्छा, ये पेंक्रियाज है, इसमें पेंक्रियाटिक डक्ट है, ये भी आके बाद में बाइल डक्ट के साथ कॉमन हो गए। इस पॉइंट को हम कहते हैं एम्पुला ऑफ वेटर। अच्छा, ये जो एम्पुला ऑफ वेटर होता है, ये इकट्ठे होके फिर ये ड्यूडेनम के अंदर आके गिरते हैं और ये ड्यूडेनम का बिल्कुल स्मॉल इंटेस्टाइन का एक छोटा सा पार्ट है। अच्छा, ये आपके लिए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो यही है कि इसमें अगर आप देखेंगे तो जो मेन पॉइंट है आपके लिए वो है कॉमन बाइल डक्ट। कि ये कॉमन बाइल डक्ट क्या होती है। ये जो कॉमन बाइल डक्ट होती है बेटा, वो यही होता है कि एक उसमें लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, राइट हिपैटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट और इवन कॉमन बाइल डक्ट, जब ये सारी कॉमन हिपैटिक डक्ट जब ये चारों इकट्ठी हो जाती हैं तो कॉमन बाइल डक्ट बनती है। ये जो कॉमन बाइल डक्ट होती है, इस पूरे लीवर की बाइल को रिसीव करके ड्यूडेनम के अंदर ऐड करती रहती है। देन द सेकंड मेजर ऑर्गन इज पैंक्रियाज। जो पैंक्रियाज है उसकी भी ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक, जैसे मैंने ऊपर आपसे कहा कि जो लीवर है वो एक्सोक्राइन भी है, वो एंडोक्राइन भी है। इसी तरह जो पैंक्रियाज होता है वो एक्सोक्राइन भी होता है और एंडोक्राइन भी होता है। जब ये एक्सोक्राइन है तो इट प्रोड्यूसेस पैंक्रियाटिक जूस। अच्छा, सिमिलरली जब ये एंडोक्राइन है तो इट प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, एक इंसुलिन और एक ग्लूकागॉन। हमने पढ़ा हुआ है कि बीटा सेल्स secrete insulin and alpha cells secretes glucagon that controls the sugar amount in the blood. लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ पे डाइजेशन की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पैंक्रियाटिक जूस, जिसको हम मास्टर एंजाइम कहते हैं। अच्छा, हमारी बुक में लिखा हुआ है इट इज आल्सो कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड। अच्छा, मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पास बहुत सारी चीजें होती हैं। मतलब आप ये समझ लें कि इट होल्ड्स अ कंप्लीट पैकेज टू डाइजेस्ट द फूड। ये कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड के लिए इसके पास एक कंप्लीट पैकेज ऑफ एंजाइम होता है। कैसे? पहले इसके पास अमाइलेज एंजाइम है जो क्या करता है, स्टार्च को और ग्लाइकोजन को माल्टोस में कन्वर्ट करता है। ये हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। इसमें लाइपेज एंजाइम होता है जो फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। ये पैंक्रियाटिक जूस कंटेन ट्रिप्सिन। अच्छा, ये प्रोटीन को पेप्टोन और पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। अच्छा, फिर इसमें एक और प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है जिसको हम काइमोट्रिप्सिन कहते हैं। ये भी प्रोटीन को पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। लेकिन एक इसके पास सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है जो क्या करता है, पीएच को न्यूट्रलाइज करता है। आपको पता है स्टमक के अंदर पीएच 2 से 3 थी, लेकिन जैसे ही फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगी फौरन से इसको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। क्यों न्यूट्रलाइज किया जाता है? एक चीज आपने नोट करनी है बेटा, जितने भी ये एंजाइम हैं, जितने भी सारी ये एंजाइम है, इट वर्क्स ऑलवेज नियर टू न्यूट्रल पीएच। यानी ये न्यूट्रल पीएच के करीब रह के अपना फंक्शन करेंगे। अगर आप पीएच को जरा थोड़ा सा भी आगे पीछे करेंगे तो ये कभी भी अपने सही ऑप्टिमम वर्क परफॉर्म नहीं करेंगे। तो पीएच को न्यूट्रल करने का मकसद यही है कि ड्यूडेनम के अंदर जितने भी एंजाइम होते हैं दे वर्क एट न्यूट्रल पीएच। तो ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका एक मेजर काम क्या है कि इसने पीएच को न्यूट्रल करना है और इट प्रोवाइड एल्कलाइन मीडियम फॉर एंजाइम। मैंने आपको बताया बेटा कि जैसे ही पीएच थोड़ी सी न्यूट्रल होगी, यानी 7 नियर टू 7 होगी, ये सारे एंजाइम अपने ऑप्टिमम एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। तो ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका मेजर रोल इसी में ही है कि ये पूरे का पूरा जो होता है वो पीएच को न्यूट्रलाइज करने में काम आती है। अच्छा, लेकिन एक जो मेजर पॉइंट सर है, जी बेटा, सर मास्टर ग्लैंड तो पिट्यूटरी ग्लैंड को नहीं कहते?
नहीं नहीं, मास्टर ग्लैंड नहीं, मास्टर एंजाइम मैंने कहा बेटा, आपने लफ्ज सुना नहीं, मास्टर एंजाइम का मैंने नाम लिया। जी सर। जी। अच्छा, जब हम बेटा कहते हैं कि ये जो ट्रिप्सन है और काइमोट्रिप्सन है, दे आर प्रोटीन डाइजेस्टिंग, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि पेप्सिन इज ऑलवेज पोटेंशियली डैमेजिंग इन नेचर, वैसे ही जो ट्रिप्सन और काइमोट्रिप्सन होते हैं ये भी पोटेंशियली डैमेजिंग होते हैं। अच्छा, जब ये ट्रिप्सन और काइमोट्रिप्सन भी पोटेंशियली डैमेजिंग होते हैं तो दे आर आल्सो प्रोड्यूस्ड इन इनएक्टिव फॉर्म। फिर क्या होगा, ये ट्रेप्सिनोजेन में होगा, जो ट्रिप्सन होगा वो ट्रेप्सिनोजेन में होगा, और जो काइमोट्रिप्सन है वो काइमोट्रिप्सिनोजेन में प्रोड्यूस होगा। जब ये प्रोड्यूस इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं देन दे आर लेटर ऑन कन्वर्टेड इनटू एक्टिवेटेड फॉर्म बाय एंटीरोकाइनेज। एंटीरोकाइनेज ट्रिप्सिन को, ट्रेप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा। लेकिन जो ट्रिप्सन है, एक्टिवेटेड ट्रिप्सन है, इट कन्वर्टेड काइमोट्रिप्सिनोजेन इनटू ट्रिप्सिन फॉर्म। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपने बात को गौर से सुनना है। बोथ आर पोटेंशियली डैमेजिंग इन नेचर। ट्रिप्सिन विल बी प्रोड्यूस्ड इन इनएक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिन विल बी प्रोड्यूस्ड इन काइमोट्रिप्सिनोजेन। अच्छा, अब इनको एक्टिवेट कौन करेगा? तो जो एंटीरोकाइनेज है, इट इज एक्टिवेटेड बाय एंटीरोकाइनेज, ये एक्टिवेट करेगा ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में, और इसी तरह जो एक्टिवेटेड ट्रिप्सिन है इट विल एक्टिवेट ट्रिप्सिनोजेन इनटू ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन। तो ये आपने इसमें कीवर्ड्स याद रखने हैं। अच्छा, ड्यूटेनम के बाद जिजुनम और इलियम बोथ आर इन्वॉल्व इन कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, मतलब ये कंप्लीट सर डाइजेशन ऑफ फूड में करेगी। जी बेटा बोले। सर सर ये ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन इनएक्टिव कहाँ पे रिलीज होते हैं और एक्टिव किस जगह पे आके होते हैं? अभी हम जो पार्ट कर रहे हैं बेटा वो कर रहे हैं ड्यूटेनम। इसका मतलब ये है कि जो ड्यूटेनम की म्यूकोसा लाइनिंग है, जो इंटरनल लाइनिंग होगी, इट विल प्रोड्यूस दीज एंजाइम। अच्छा, इसका मतलब है कि काइमोट्रिप्सिन या ट्रिप्सिन सिंपल है, ये हमेशा म्यूकोसा ऑफ ड्यूटेनम लाइनिंग में ही प्रोड्यूस होगा। अच्छा, जब ये म्यूकोसा लाइनिंग में प्रोड्यूस होगा तो ड्यूटेनम स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। अच्छा, लेकिन चूंकि ये पोटेंशियली डैमेजिंग होते हैं तो जो म्यूकोसा लाइनिंग के सेल्स होते हैं वो इनको इनएक्टिवेटेड फॉर्म में प्रोड्यूस करेंगे। जैसे हमने स्टोमिक के अंदर कहा कि पेप्सिनोजेन इज इनएक्टिवेटेड फॉर्म, इसी तरह ये ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन भी इनएक्टिवेटेड फॉर्म में प्रोड्यूस होंगे, जिसको हम ट्रिप्सिनोजेन या काइमोट्रिप्सिनोजेन कहेंगे। अच्छा, जब ये ड्यूडेनम में आते हैं तो फिर इनको एक्टिवेट किया जाता है, और एक्टिवेट कौन करेगा? एक्टिवेट एंटीरोकाइनेज, इट इज आल्सो प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, फिर ये काइमोट्रिप्सिनोजेन विल प्रोड्यूस into काइमोट्रिप्सिन बाय द ट्रिप्सिन, और ट्रिप्सिन ऑलरेडी वहां पे मौजूद है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम पार्ट हम कर रहे हैं, ये वहां पे प्रोड्यूस होगा। जिजुनम और इलियम दे आर बोथ इन्वॉल्व इन डाइजेशन ऑफ फूड, और ये फूड को एब्जॉर्ब भी करेंगे, हम लेटर ऑन इसको करेंगे भी। there are several enzymes that are involved in digestion of food in smaller intestine। इसमें ये हमारी बुक के अंदर एक टेबल दिया हुआ है, लेकिन मैंने उसको ऐसे फॉर्म में किया, आप जरा देखिएगा। अमाइनोपेप्टिडेज एंजाइम है जो पॉलीपेप्टाइड को कन्वर्ट करते हैं डाइपेप्टाइड में, मतलब उसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। एरिप्सिन अगेन ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जो डाइपेप्टाइड को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करेगा, मतलब प्रोटीन सिंपलेस्ट फॉर्म में यहाँ पे आके हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं ना कि एब्जॉर्बेबल यूनिट अमाइनो एसिड है। लाइपेजेस क्या करेंगे? फैट्स को फैटी एसिड में, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेंगे, जो कि एब्जॉर्बेबल फॉर्म है हमारे लिए। माल्टेज क्या करेंगे? माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे, जो ऊपर माल्टोज बनती आ रही है कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन से, वो सिंपल ग्लूकोज यूनिट में कन्वर्ट होगी। लैक्टोज अगर बनी है तो वो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज अगेन मोनोमर में। मतलब अगर आप अपनी इस राइट साइड पे देख रहे हैं, अगर आप अपनी इस राइट साइड पे देख रहे हैं, ये वाली साइड, तो आपको यहाँ पे सारे के सारे एब्जॉर्बेबल मोनोमर्स मिल रहे हैं, जो कि एब्जॉर्बेबल कैपेसिटी में है, चाहे वो अमाइनो एसिड है, चाहे वो फैटी एसिड्स हैं, चाहे वो ग्लूकोज है। मतलब ऑल टाइप्स ऑफ फूड इट इज नाउ प्रेजेंट इन द सिंपल एब्जॉर्बेबल
मोनोमर्स में मौजूद है जो कि एब्जॉर्ब होने के काबिल है। अब जब ये फूड डाइजेस्ट होकर सिंपल यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाती है, फिर नेक्स्ट काम शुरू होता है, और वो जो नेक्स्ट वर्क होता है दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। सर ये ग्लैक्टोज क्या चीज है? ओलिगोसैकेराइड है ये? नहीं नहीं नहीं, ये तो मोनोमर में आता है ना भाई। सर ये कौन सी शुगर है? भाई मोनोसैकेराइड? ये मोनोसेक्राइड शुगर है, और ये 6 कार्बन की होती है ना बेटा। सर ये भी 6 ग्लूकोज में और इसमें क्या फर्क है? ग्लूकोज और इसमें स्ट्रक्चरल फर्क होता है बेटा। ये दोनों आपस में आप समझ लेते हैं कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चरल आइसोमर है। कैसे? आपने पढ़ा हुआ है कि ग्लूकोज जो कार्बन नंबर 3 होता है वो जरा थोड़ा सा आउट होता है, मतलब एक साइड पे हाइड्रोक्सिल और एक साइड पे हाइड्रोजन है, लेकिन ग्लैक्टोज के कार्बन नंबर 4 के ऊपर भी चेंज होती है। तो ये जो ग्लैक्टोज और ग्लूकोज है वो स्ट्रक्चरल आइसोमर है। उनमें कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 के ऊपर जो हाइड्रोक्सिल की पोजीशन होती है उसमें फर्क होता है, बाकी दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, और ये भी मोनोसेक्राइड में आती है। जब हम बेटा बात करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो उसमें आप जरा देखिएगा, सिंपली द फूड इज डाइजेस्टेड द स्मॉल इंटेस्टाइन स्पेशली बाय द इलियम। जो इलियम होती है वो स्पेशली इज मॉडिफाइड टू एब्जॉर्ब द फूड। इसके लिए जो इलियम है उसको बकायदा तौर पर बेटा एक तैयार किया जाता है कि उसकी जो सरफेस होती है उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज किया जाता है ताकि वो मैक्सिमम चीजों को एब्जॉर्ब कर सके। जैसे देखिएगा, इंटरनल सरफेस ऑफ द इलियम, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द इलियम में क्या होता है, उसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दी जाती हैं जिसको हम विलस कहते हैं, और प्लूरल फॉर्म में हम उसको विली कहते हैं। ये क्या करती है? इट गिव्स वेलवेटी अपीयरेंस टू द इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द इलियम। और जो हर विलस होता है उसकी एक एपिथेलियल सेल्स की कवरिंग होती है, और जो उसका स्ट्रक्चर होता है उसके पास एक एपिथेलियल सेल्स की कवरिंग, ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क और एक लैक्टीन मौजूद होती है। मतलब ये जो चीजें मौजूद होती हैं, जो इसका स्ट्रक्चर ऑफ विलस है, उसमें अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर ऑफ विलस में उसकी आउटर एपिथेलियल कवरिंग, मैं अभी आपको डायग्राम भी दिखाता हूँ, उसके अंदर ब्लड कैपिलरीज का एक रिच नेटवर्क मौजूद होता है जो चीजों को एब्जॉर्ब करता है, और एक उसके पास लैक्टीन मौजूद होती है। ये जो एपिथेलियल सेल्स होती है, एपिथेलियल सेल्स की कवरिंग होती है, इट हैज मेनी सिलेंड्रिकल माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस। मैं डायग्राम आपको दिखा दूं, आप उसको जरा डायग्राम में देखिएगा। ये डायग्राम, ये इनर सरफेस है, ये इलियम है सारी की सारी, ये उसकी इनर सरफेस है, ये जिसको हम सर्कुलर फोल्ड कहते हैं, ये सर्कुलर फोल्ड्स हैं। अच्छा, ये जो फोल्ड हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रखती हैं, इसको हम विलस कहते हैं। अच्छा, ये जो विलस होता है इसका जब हम माइक्रोस्कोपिकली एनालिसिस करते हैं तो ये आपके सामने है, ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये सारे का सारा आपके पास विलस है। अब इस विलस की जो सराउंडिंग है, इट इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल सेल्स। ये सारी की सारी जो लाइनिंग है ये एपिथेलियल सेल्स है, जो सिलेंड्रिकल सेल। अच्छा, जब आप एक तो ये एपिथेलियम की लाइनिंग होगी, दूसरा इसमें ये जो आपको ब्लू और रेड नजर आ रहा है ये इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है। अच्छा, जो आपको ग्रीन कलर की ये जो नजर आ रही है, ग्रीन कलर में ये जो ग्रीन कलर की आपको नजर आ रही है ये सारी की सारी लैक्टीन है। अच्छा, ये जो लैक्टीन होती है ये हम इसको ऊपर पढ़ते हैं, जो लैक्टीन है ये फूड में से फैट को एब्जॉर्ब करने के काम आती है। ये जो विलस है इसके बेसिकली 3 बेसिक पार्ट होते हैं। एक ये आउटर कवरिंग जिसको हम एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं, एक ये ब्लड कैपिलरीज, और एक सबसे अंदर जो इसका पार्ट होता है उसको हम लैक्टीन कहते हैं, जिसको हम लैक्टीन कहते हैं। अच्छा, एक बेटा इसके अंदर जो पार्ट होता है इसको हम इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहते हैं। हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है वो बेसिकली जब ये विलस कभी कभी काम करके ये रप्चर हो जाती है या एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वो शेड ऑफ होते रहते हैं, तो ये नए एपिथेलियल सेल्स को भी बनाती है। इवन जब ये विलस कभी कभी खराब हो जाए तो ये विलस को रिपेयर भी करती है। ये जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर सेल्स होते हैं जिसको मैंने ऐसे ये टिक के निशान से किया हुआ है, ये बकायदा तौर पर जो न्यू विलस है या तो उसको बनाते हैं, या अगर एपिथेलियल सेल शेड ऑफ हो जाएं, बाद वो काम करते करते शेड ऑफ हो जाते हैं, तो वो नए सेल्स को रिजेनरेट भी करता है।
इसके स्ट्रक्चर को हम पढ़ लेते हैं। Each epithelial cell has cylindrical microscopic projections called microvilli with same structure as villi. These villi and microvilli greatly increase the surface area of absorption in the smaller intestine. तो वो स्मॉलर इंटेस्टाइन के अंदर बकायदा तौर पर अपने सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं ताकि मैक्सिमम जो फूड डाइजेस्ट हुई है वो मैक्सिमम एब्जॉर्ब भी हो जाए। अब देखिए ना, फूड डाइजेस्ट फॉर्म में पड़ी हुई है लेकिन वो सही तरीके से अवेलेबल ही ना हो, वो सही तरीके से एब्जॉर्ब ही ना हो, तो फिर चीजें जो है वो जरा थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती हैं। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल, कौन कौन से एब्जॉर्प्शन, ऊपर मैंने आपको बताया कि जो राइट साइड पे मैंने आपको बताया था कि ऑल द थिंग्स दे आर प्रेजेंट इन देयर मोनोमर्स फॉर्म। तो ये मोनोमर फॉर्म अब कैसे एब्जॉर्ब होगी, जरा देखना है आपने बेटा। ग्लूकोज विल डायरेक्टली एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड कैपिलरीज, विलेज के अंदर बिल्कुल डायरेक्टली एब्जॉर्ब होगा, कोई चीज उसको रोकेगी नहीं। अमाइनो एसिड्स आल्सो डायरेक्टली एब्जॉर्ब, वो भी डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाएगी, उसको कोई चीज नहीं रोकेगी। जो ब्लड कैपिलरीज उसके अंदर मौजूद होती हैं वो उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अच्छा, कुछ लिपिड्स प्रोपोर्शन ऐसे भी होंगे जो कि डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाएंगे, क्योंकि लिपिड्स दे आर इट इज प्रेजेंट इन एमल्सिफाइड फॉर्म, और जो एमल्सिफाइड फॉर्म होती है उसको सिंपल डाइजेस्ट कर दिया जाता है। और जो लिपिड्स होते हैं, चूंकि आपने पढ़ा हुआ है कि दे आर मोस्टली हाइड्रोफोबिक इन नेचर, तो ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होंगे। लेकिन कुछ प्रोपोर्शंस मैंने पॉइंट में बात की है, तो ट्रेस अमाउंट्स ऑफ लिपिड्स जो फैटी एसिड्स होंगे दे आर एब्जॉर्ब बाय द डायरेक्टली एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड कैपिलरीज। लेकिन ये जो फोर्थ पॉइंट है, लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स आर एंटर्ड इनटू एपिथेलियल ऑफ सेल्स, एपिथेलियल में एंटर होंगे, फिर वहां से वो कहां जाएंगे, लैक्टिन के अंदर, लैक्टिन से होते हुए दे कंबाइन विद द प्रोटीन एंड फॉर्म लिपोप्रोटीन। वो बिल्कुल हमारे जो यहाँ पे मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ, जरा देखिएगा, जितने भी फैटी एसिड होंगे, लार्ज प्रोपोर्शन होती है, लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ फैटी एसिड वो इस लैक्टिन में आएंगे। जैसे बेटा वो लैक्टिन में जाएंगे वो हमारे लिम्फेटिक वेजल में चले जाएंगे। लिम्फेटिक वेजल के अंदर जाके, यहाँ पे लिम्फेटिक वेजल के अंदर जाके वो लिपिड और प्रोटीन कंबाइन होते हैं, लिपोप्रोटीन बनते हैं। वो जो लिपोप्रोटीन बनती है वो ब्लड के अंदर जाके बेटा हमारे जरा देखिएगा इसको, लैक्टिन्स, लिम्फेटिक वेजल्स, ट्रैकिंग लिम्फ ब्लड, और बाद में ब्लड स्ट्रीम के अंदर जल जाती है। ये जो हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर होती है, इसके पास बेटा कुछ एंजाइम्स होते हैं। ये जो एंजाइम्स होते हैं बाद में चलते हैं, ये जो एंजाइम होते हैं ये लिपोप्रोटीन को ब्रेक करते हैं, और वो जो लिपिड्स होते हैं वो सिंपली या तो वो स्किन के अंदर स्टोर हो जाते हैं या वो रेस्पिरेशन के अंदर काम आ जाते हैं। ये बेटा आज आप इसको कर लें, आज इंशाल्लाह मेरा स्टैंड आ जाएगा, तो कल से इंशाल्लाह हम व्हाइट बोर्ड के ऊपर ही अपनी लेक्चर को डिलीवर करेंगे। आज आप इसको निकाल लें, बाकी हम इंशाल्लाह इसको कल से मैनेज कर लेंगे। After absorption of food, the intestinal fluid is pushed forward by peristaltic movement। हमने पढ़ा हुआ है बेटा, all the way जो एलिमेंट्री सिस्टम होता है उसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, और इसमें एक चीज आपने ख्याल करनी है कि जैसे ही फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में आती है, तो ये इलियोकोलिक स्फिंक्टर होता है, जिसे हम इलियोसिकल स्फिंक्टर का नाम भी देते हैं। और ये स्फिंक्टर ओपन होगा तो फौरन से जो चीजें ही वो मूव कर जाएगी फ्रॉम स्मॉलर इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन आफ्टर एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन ऑफ फूड। मतलब सारी चीजें स्मॉलर इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाती हैं, चाहे वो डाइजेशन है या वो एब्जॉर्प्शन है। लेकिन एब्जॉर्प्शन का कुछ हिस्सा होता है, इट इज स्टिल बी एबल कि उसने अभी मौजूद होना होता है इन द लार्जर इंटेस्टाइन। ये आपके पास लार्जर इंटेस्टाइन का एक पार्ट आया है, ये भी बेटा मैंने इसको कंपैरेटिव व्यू में पेश किया है, आप इसको जरा देखिएगा। लार्जर पार्ट ऑफ द स्मॉलर large intestine, last part of the digestive system that is composed of cecum, colon and rectum। ये सीकम, कोलोन और रेक्टम तीन हिस्से होते हैं, जिसको मैंने कंपैरेटिव व्यू में पेश किया है। आप जरा इसको देखिएगा। जो सीकम है, सीकम
It is blind sac that projects from larger intestine between ileum and colon. ये इलियम और कोलोन के दरमियान एक ब्लाइंड पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन होता है। इसमें एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसको हम अपेंडिक्स कहते हैं। ये भी हमें पता है, इसमें कीवर्ड जो आपके लिए है दैट इज अपेंडिक्स। अच्छा, जब कभी इन्फ्लेमेशन हो जाए अपेंडिक्स में तो हम उसको बेटा कहते हैं अपेंडिसाइटिस। ये आपने जरूर याद रखना है क्योंकि ये बहुत दफा एमसीक्यूज में आया है। जब हम कोलोन की बात करते हैं बेटा तो इट्स लार्जेस्ट पार्ट ऑफ दिस लार्जर इंटेस्टाइन। ये सबसे बड़ा पार्ट होता है। इसके 3 हिस्से होते हैं, ट्रांसवर्स कोलोन, असेंडिंग कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन। ठीक हो गया। और ये जो असेंडिंग, डिसेंडिंग और ट्रांसवर्स कोलोन होते हैं, इट मेक्स द साइज ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन टू मच लार्ज। इसमें बेसिकली जब कोलोन के पास फूड मटेरियल आएगा जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के जरिए होता हुआ आ रहा है, उसमें एक वाटर डिजॉल्व साल्ट होंगे, अनडाइजेस्टेड फूड होगी। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं बेटा, अगर वाटर और साल्ट ऐसे ही बॉडी से बाहर निकलते रहे तो बॉडी के अंदर साल्ट की भी कमी हो जाती है और वाटर की भी कमी हो जाती है। तो फिर क्या होता है, जो ज्यादातर चीजें होती हैं वो उसको रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जैसे मैंने आपको कहा कोलोन एब्जॉर्ब वाटर एंड साल्ट, जितने भी साल्ट और वाटर होते हैं वो कोलोन एब्जॉर्ब कर लेता है। अच्छा, जब कोलोन एब्जॉर्ब कर लेगा वाटर एंड साल्ट को, तो उसके बाद कौन सी चीजें उसके पास बचेंगी? जो भी चीजें उसके पास बचेंगी हम उसको फीसिस कहते हैं। मतलब वो फीकल मटेरियल जो होता है दैट इज कंपोज्ड ऑफ बैक्टीरिया, स्लग्ड ऑफ म्यूकोसल लेयर, जितने भी वो चाहे स्टमक से होते हुए आ रही हैं या वो स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए म्यूकस लेयर की जो मटेरियल होता है वो ऑफ होता है, म्यूकस में होता है, बाइल डक्ट उनमें होता है और वाटर उनमें होता है। मतलब इट्स अ कंपोजिशन ऑफ द फीसिस या कंपोजिशन ऑफ द फीकल मटेरियल। ये वाला जब कोलोन वाटर को और साल्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है। अच्छा, लेकिन बेटा 2 प्रॉब्लम्स हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या हैं? वो प्रॉब्लम ये है कि अगर समटाइम कभी ऐसा भी होता है कि वो जो वाटर और साल्ट कोलोन एब्जॉर्ब करता है उसमें कमी पेशी भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी वजह से, जैसे मैंने आपको लिखा कि स्ट्रेस कंडीशन हो, वो ड्रग एक्शन हो या वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, अगर पानी और साल्ट कम एब्जॉर्ब हो तो जो फीसेस होती हैं, जो फीकल मटेरियल होता है, वो वाटरी इन मटेरियल हो जाती हैं। जब वो वाटरी हो जाती हैं तो वो बॉडी से वाटरी में होती है जिसको हम डायरिया कहते हैं। डायरिया क्या होता है? इसमें जो फीकल मटेरियल होते हैं इट हैज लिक्विडी अपीयरेंस। तो ये जो डायरिया होता है ये कब होता है? जब लेस मटेरियल इज एब्जॉर्ब्ड बाय द कोलोन। जब लेस वाटर और लेस साल्ट एब्जॉर्ब हो कोलोन के जरिए तो हम उसको डायरिया कहते हैं। लेकिन अगर ये दोनों चीजें ओवर एब्जॉर्ब हो जाएं, कोलोन को ओवर एब्जॉर्ब कर ले, तो हम उसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। तो ये 2 इसमें चीजें हैं जिसको आप देख लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद द लास्ट पार्ट इज रेक्टम। इट्स अ लास्ट पार्ट ऑफ द रेक्टम, जैसे ये लिखा हुआ है। इसमें क्या होगा? द फीकल आर रिजेक्टेड एट डिफरेंट इंटरवल्स फ्रॉम रेक्टम। थोड़ी देर के लिए वो उसके अंदर स्टोर होंगे लेकिन फिर वहां से इसको रिजेक्ट आउट कर दिया जाता है फ्रॉम द बॉडी। इसके पास 2 स्फिंक्टर होते हैं, एक इंटरनल स्मूथ मसल और एक्सटर्नल स्केलेटल मसल या एक्सटर्नल स्ट्रिक्ट मसल्स का भी है, क्योंकि हम स्केलेटल मसल्स को स्ट्रिक्ट मसल्स भी कहते हैं। जब ये रेक्टम के अंदर थोड़ी देर के लिए स्टोर होते हैं तो फिर क्या होता है? डेफिकेशन रिफ्लेक्स आती हैं दैट आर इन्वॉल्व इन एम्प्टिंग ऑफ द रेक्टम व्हेन इट बिकम्स फिल्ड। जब ये फिल हो जाते हैं तो डेफिकेशन रिफ्लेक्सेस आती हैं हमारे ब्रेन से, जो क्या करता है? फीकल मटेरियल्स को रिजेक्ट आउट कर देते हैं। आपने याद रखना है, जब अडल्ट ह्यूमन बीइंग होते हैं तो ये जो स्फिंक्टर्स होते हैं ये वॉलंटरी, ये कंट्रोल्ड फॉर्म में होते हैं। लेकिन जब ये इन्फेंट्स होते हैं तो उनके अंदर ये कंट्रोल नहीं होता और वो कभी भी कहीं भी अपना काम दिखा देते हैं। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि इसके 2 मसल होते हैं, इंटरनल स्मूथ मसल, एक्सटर्नल स्टिफ मसल। ये दोनों जो होते हैं ये वॉलंटरी कंट्रोल होते हैं इन अडल्ट फॉर्म, लेकिन ये इन्फेंट के अंदर ये कंट्रोल नहीं होते। एक बेटा जो मैंने लास्ट पॉइंट लिखा है इसको आप जरा देखिएगा। लार्ज इंटेस्टाइन इज अ साइट ऑफ रेजिडेंस ऑफ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन यहाँ पे मौजूद होती है। वे कौन से बैक्टीरिया? वो बैक्टीरिया जो हमारे लिए बड़े अहम होते हैं। दे आर म्यूचुअलिस्टिक इन रिलेशनशिप विद ह्यूमन बीइंग। कैसे? हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो उनको फूड प्रोवाइड करती है और स्पेस प्रोवाइड करती है। मतलब आप ये समझ लें कि ये कंप्लीट रेजिडेंस होती है उनके लिए।
लेकिन इन रिटर्न हमें क्या मिलता है, हमें बेटा विटामिन के मिलेगा। ये जो विटामिन के होता है ये ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली वहां से एब्जॉर्ब होता है। कौन से बैक्टीरिया, नाम क्या होगा, तो हम बड़ा फेमस नाम है जी, इकोलाई बैक्टीरिया। जो इकोलाई बैक्टीरिया होंगे जो ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर आके ये जो इकोलाई बैक्टीरिया होते हैं ये म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप में आते हैं और ये विटामिन के प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत अहम होता है। अच्छा जी, उसके बाद ये दो डिसऑर्डर जैसे मैंने आपसे कहा था, तो जो लास्ट आउटकम हमारी डिस्कशन का और जो लास्ट आउटकम है सर दो जी बेटा बोले। सर सीकम का कोई रोल नहीं होता है इसमें डाइजेशन के प्रोसेस में, लार्ज इंटेस्टाइन के? सीकम का जो रोल है वो मैंने आपको बता दिया कि उसका कोई ऐसा रोल नहीं होता, सिर्फ दैट इज एंट्री फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्जर इंटेस्टाइन। वो चीजों को एब्जॉर्ब करती है और ना वो चीजों को डाइजेस्ट। वैसे भी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो डाइजेशन का रोल तो नहीं करती, वो सिंपल दो चीजों को एब्जॉर्ब करेगी, वाटर को भी और साल्ट को भी। इसलिए आप कह सकते हैं कि सीकम तो उससे भी कोई रोल नहीं होता, ऐसा चीज का कोई रोल नहीं है कि उसके पास अपेंडिक्स होती है बस। अच्छा जी, द फर्स्ट जिसको मैंने इसको टेबुलेटेड फॉर्म में किया है, जब आप देखेंगे दोनों के दोनों ओबेसिटी और एनारेक्सिया नर्वोसा, तो सबसे पहले अगर आप उसकी डेफिनेशन की बात करें तो इट इज अ कंडीशन ऑफ हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ फैट इन बॉडी, हम उसको ओबेसिटी कहते हैं। ये जो ओबेसिटी होती है इट इज ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ एक्सेस फैट इन द फूड, जब वो ग्लोब्यूल्स के साथ कंबाइन करके हमारे एडिपोस टिश्यूज में, हमारे स्किन में और एब्डोमिनल एरिया में जमा हो जाए तो हम कहते हैं कि ये हमारे मोटापे का बायस बनते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब फैट के मॉलिक्यूल जो ग्लोब्यूल्स मॉलिक्यूल होते हैं तो हमारे अंडर द स्किन, एब्डोमिनल कैविटी और हमारे एडिपोस टिश्यूज के अंदर जमा होना शुरू हो जाए, दैट इज नोन एज ओबेसिटी। अच्छा, अब इसका इफेक्ट क्या होता है आपको पता है बेटा, जो मोटापा है वो सारी बीमारियों की जड़ होती है। जैसे हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन आम हो जाएगी, हार्ट प्रॉब्लम्स आ सकती हैं बहुत ज़्यादा, डायबिटीज मिलाइटिस तो बहुत ज़्यादा होगी, और उनके जो स्टमक डिसऑर्डर्स होते हैं वो भी कॉमन हो जाते हैं उनमें, डेली आए दिन उनका जो पेट होता है वो खराब होता रहता है। तो ये मतलब इनके इफेक्ट्स हैं। जब आप उसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं ओबेसिटी की, तो बैलेंस एंड प्लान्ड डाइट विद रेगुलर एक्सरसाइज इज ओनली द वे टू कंट्रोल योर ओबेसिटी। मतलब एक्सरसाइज हो, बैलेंस डाइट हो, बैलेंस डाइट से मुराद की जितनी आपका रूटीन वर्क है उसके मुताबिक आप डाइट लें। ये ना हो कि आपका काम सारा दिन बैठ के करने वाला है और आप मतलब रेगुलर जो मील है वो ज़्यादा ले रहे हैं, तो इसमें जो ओबेसिटी है वो हो सकती है। जब आप एनोरेक्सिया नर्वोसा की बात करते हैं तो इट रेफर्स ऑफ लॉस ऑफ एपेटाइट, एक वजह बेटा ड्यू टू द बिकमिंग ऑफ ओबेस। ये डर पैदा हो जाता है कि कहीं खाना खाने से हम मोटे ना हो जाएं, वो खाना छोड़ देते हैं, हम उस कंडीशन को एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। अच्छा, इट इज मोर कॉमन इन फीमेल देन मेल। जो फीमेल फ्रॉम एन एज ऑफ 12 to 22, जो ये एज की फीमेल्स होती हैं उनके अंदर ये ज्यादा कॉमन डिसऑर्डर होता है, और वो इसी खतरे के मुताबिक अपने इसी खतरे के नजरिए से वो अपने खाना पीना छोड़ देते हैं। तो वो बिल्कुल यहाँ तक कि उनका जो वेट होता है इट ड्रॉप्स डाउन, उनका जो वेट होता है वो ड्रॉप्स डाउन टू वेरी डेंजरस लेवल, वेट इज ड्रॉप डाउन टू डेंजरस लेवल एंड लॉस ऑफ फेमिनाइन कैरेक्टर, और जो फीमेल जेंडर के कैरेक्टर्स होते हैं वो भी लॉस होने का खतरा होता है। मतलब ये इसके इफेक्ट होते हैं। इसकी जो ट्रीटमेंट है वो बेटा दो है, एक साइकेट्रिक थेरापी की जाए, जब साइकेट्रिक थेरापी की जाए तो फिर साथ भूख मिटी हुई है, या तो इंट्रावेनस फीडिंग की जाए उनकी या इंट्रा मस्कुलर की फीडिंग की जाए। तो ये एनोरेक्सिया नर्वोसा, जैसे कि मैंने 4 पॉइंट्स को एलैबोरेट किया है जो आपके एनडीकेट से मुतालिक आपको पूछे जा सकते हैं, इनके अलावा कोई ऐसा चीज इसमें नहीं आती। अच्छा, इसके बाद मैंने 2-3 प्रैक्टिस क्वेश्चंस रखे हैं, आप जरा इसको देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, पेप्सिन हाइड्रोलिसिस द प्रोटीन टू यील्ड, पेप्सिन हाइड्रोलिसिस द प्रोटीन टू यील्ड ammonia, amino acid, peptones, and polypeptides and dipeptides. The right answer is C, peptone and polypeptides. Second MCQ is the process of swallowing in human is also called as deglutition, digestion, ingestion, engulfment, and your right answer is deglutition। ऊपर मैंने जब ये
किया था स्वेलिंग का, तो उसके साथ मैंने इसका नाम को भी जाहिर किया था। फैट पासिस इनटू ब्लड वाया राइट लिम्फेटिक डक्ट, thoracic lymphatic duct, subclavian vein and jugular vein, and that is the right answer is thoracic lymphatic duct हमेशा आके राइट आर्टरी में गिरेगी, और जो राइट आर्टरी में होता है फिर वहां पे आके ये जो जितने भी फैट्स होते हैं इट विल बिकम पार्ट ऑफ आवर ब्लड स्ट्रीम। आपको ये याद रखना है। ये जो रूट मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, पहले लिम्फेटिक डक्ट होती है, फिर लिम्फेटिक वेजल्स होती हैं। लिम्फेटिक वेजल्स आके सब क्लेवियन लिम्फेटिक डक्ट में गिरती हैं, और जो सब क्लेवियन लिम्फेटिक डक्ट सॉरी जो थ्रैकिक लिम्फेटिक डक्ट है इट फॉल्स इनटू द राइट आर्टरी ऑफ द हार्ट, और वो जितनी भी अपनी पोरिंग होती है वो सारी की सारी राइट आर्टरी ऑफ द हार्ट में करेगा, फिर उसके बाद वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर हो जाएंगे। ठीक हो गया जी। तो ये जो आप आज का अपना टॉपिक था, इंशाल्लाह कल से हम व्हाइट बोर्ड की तरफ जाएंगे, और व्हाइट बोर्ड के ऊपर हम इंशाल्लाह इसको थोड़ा सा वेल एक्सप्लेन्ड, और आप लोगों को आदत भी चूंकि व्हाइट बोर्ड की है तो फिर हम व्हाइट बोर्ड की ही करेंगे, क्योंकि आज मेरा स्टैंड इंशाल्लाह आ जाएगा। वो जरा थोड़ा ब्रेकिंग फॉर्म में था, जो पुराने वाला है आज इंशाल्लाह नया आ जाएगा, तो हम व्हाइट बोर्ड पे उसको करेंगे कल से। कोई और चीज जो आप लोगों ने? सर पेप्टोन्स में और पॉलीपेप्टाइड में क्या फर्क है? हेलो सर पेप्टोन्स के बारे में बता दें, पेप्टोन्स क्या है? मेरी आवाज आ रही है? आप हेलो बेटा, मेरी आवाज आपको आ रही है? यस सर, आ रही है, अब आ रही है। जी ठीक हो गया। अच्छा बेटा, जो पेप्टॉन होते हैं ना, और जो पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं उनमें दोनों अमीनो एसिड के बने होते हैं, लेकिन जो पेप्टॉन होते हैं दे आर अर्ली स्टेज ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन। दोनों बने अमीनो एसिड के होते हैं, लेकिन दे आर अर्ली स्टेज ऑफ प्रोटीन जो ब्रेक डाउन में होती है। जैसे प्रोटीन टूटेगी तो वो पेप्टॉन में आ जाएगी। अच्छा, लेकिन जब आप बात करते हैं पॉलीपेप्टाइड की, ये प्रोटीन की पूरी एक चेन होती है जो कि जिसमें अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं। अच्छा, जब प्रोटीन ब्रेक होगी तो पहले वो प्रोटीन को हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड। अच्छा, जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो पेप्टॉन में टूटेगी। जो पेप्टॉन होगा वो डाइपेप्टाइड में टूटेगा, जो डाइपेप्टाइड होगा फिर वो अमीनो एसिड में ब्रेक होगा। ये ऐसे चेन लिंक करती है। अब ये कह लें कि जो पेप्टॉन है इट इज सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ पॉलीपेप्टाइड, ये कह सकते हैं आप। ओके सर। ये एक क्वेश्चन आया है लाइबा की तरफ से कि ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसका इंजेक्शन क्यों नहीं है। तो ये बेटा इंजेक्शन तो स्टमक के अंदर का रिलेटेड प्रोसेस होता है, जो स्वेलिंग होता है वो तो एसोफेगस के रिलेटेड प्रोसेस है। ये जो आज की स्लाइड है ये इंशाल्लाह मैं ग्रुप में अभी शेयर कर रहा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा, इसको अपने पास सेव भी कर लीजिएगा। तो बाकी इंशाल्लाह कल से हम व्हाइट बोर्ड पे करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, ढेर सारा नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे।